आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा जो यूपीएससी हमेशा अपने क्वेश्चन में आपको दर्शाता रहा है और इस बार भी चांसेस है कि वो पूछे जाने के आराम से चांसेस है, क्योंकि एनवायरमेंट इन की टर्म्स के बिना बहुत ही ज्यादा अधूरा है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको पूरा देखना है। इसमें मैं कवर करूंगा एनवायरमेंट, हैबिटेट, इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक है, डिफर कैसे करते हैं, इकोलॉजिकल नीचे हो गया, इकोक्लाइन हो गया, इकोटोन हो गया, ये सब कवर करूंगा। और फिर बाद में फूड चेन, फूड वेब, ये सब एक दूसरे को साथ कैसे लिंक्ड होके एक दूसरे को कैसे ग्रोथ करते हैं एनवायरमेंट में, वो सब इसके ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट होता क्या है, जो आप सब्जेक्ट हमेशा से पढ़ते आए हो, क्या आप जानते हो वो होता क्या है? तो ये जो बायोटिक और एबायोटिक, ये दो कंपोनेंट है जो फुलफिल करता है एनवायरमेंट को। बायो अभी मैं मोटा मोटा बताता हूं, इसके आगे मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, देखो इसी सेशन में है। बायोटिक होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग कोई मटेरियल हो, वो आपका बायोटिक हो गया। वहीं पे नॉन बायोटिक आपका नॉन लिविंग हो गया। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रोथ करते हैं। कैसे? इंटरैक्ट होकर के। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो फिर एग्जांपल के तौर पे आप एक पौधा लीजिए, पौधा लिए हो आप, कोई पेड़ लिए हो, ठीक है। अब इसको चाहिए सनलाइट, सनलाइट चाहिए इसको, और साथ ही साथ इसको पानी चाहिए, इसको सॉइल चाहिए डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो अभी ये जो एबायोटिक फैक्टर है, सनलाइट, सॉइल और फिर बाद में जो वाटर है, ये एबायोटिक फैक्टर है। प्लांट आपका बायोटिक फैक्टर है, लिविंग चीज है। ठीक है, अभी जब पत्ते इसके नीचे गिरेंगे तो फिर ये मिट्टी में ही गिरेंगे, तो जो मिट्टी में गिरेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे सॉइल को। ठीक है, और इसी वजह से सॉइल का ग्रोथ होगा, और जब सॉइल का ग्रोथ होगा तो फिर ये और दूसरे प्लांट को ग्रोथ करेगा। तो ठीक इसी तरह ये मल्टीप्लाई होते चला जाता है। ठीक है, तो अब आप इतना समझ गए कि एनवायरमेंट ग्रोथ होता कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट में क्या होता है कि कोई एक सिंगल स्पेशी है या फिर उस पॉपुलेशन है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, उनको सरवाइव करना है। ठीक है, तो फिर उसको ग्रोथ के लिए ये एक हैबिटेट बनाया जाता है। ऑल हैबिटेट आर एनवायरमेंट बट ऑल एनवायरमेंट आर नॉट हैबिटेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हैबिटेट जो है एनवायरमेंट का हिस्सा है, लेकिन एनवायरमेंट जो है हैबिटेट का हिस्सा नहीं है। अगर अगर जैसे कि ये आपका एनवायरमेंट है, तो फिर हैबिटेट कहीं ना कहीं इतना ही है। समझ रहे हो आप? और ये क्यों बना है? ताकि आप एक स्पेशी को, जो भी पॉपुलेशन है, उसको आप सरवाइव करा सके। अब पॉपुलेशन किसको बोला जाता है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम आपका है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल है मतलब उसको बनाया गया है, और फंक्शनल है मतलब वो फंक्शन हो रहा है। फंक्शन होने का मतलब वहां प्रोसेस हो रहा है, इकोसिस्टम का, एनवायरमेंट का, जियोलॉजिकल वहां पे प्रोसेस हो रहा है, तो उसको आप बोल दोगे इकोसिस्टम। यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं। मल्टीपल स्पेशीज यहाँ पे रहते हैं, और मल्टीपल स्पेशीज को बनाए रखने का काम कौन करता है? एबायोटिक फैक्टर्स। अभी यहाँ पे एक कंडीशन क्या है नेसेसरी, ये देखो, एनर्जी फ्लो होना चाहिए, न्यूट्रिएंट साइकिल और स्पेशीज इंटरैक्शन। ठीक है, इकोसिस्टम तब जाके बनता है। अब इकोसिस्टम मेजरली दो बाइफर्केशन में आया है आपका। एक है आपका नेचुरल और दूसरा है आपका मैन मेड। अब नेचुरल जो है मतलब इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, ये जियोलॉजिकल फिनोमेना है। एक है आपका टेरेस्ट्रियल, मतलब जो भी लैंड फॉर्म होता है जियोलॉजिकल, उसको आप टेरेस्ट्रियल बोलते हो। जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये आपका इकोसिस्टम है। और एक्वाटिक क्या हो गया? एक्वाटिक आपका हो गया जैसे कि फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब ये वाटर क्या है, देखो यहाँ पे इतने सारे वाटर हैं, क्या ये एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तभी मल्टीपल स्पेशीज यहाँ रिलाई करेगी। ठीक है, और एक आता है आपका मैन मेड। मैन मेड में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे डैम, पॉन्ड, तो फिर ये सब एक्वारियम हो गया। तो ये सब जो है मैन मेड द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम है, जहां पे एक स्पेशीज, मल्टीपल स्पेशीज को वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, अब इसमें आपको देखो एक चीज, अभी जैसे कि मैंने ये जो बनाया हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, अभी ये मेन चीज तीन में डिवाइड है। एक है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा है आपका कंज्यूमर, और तीसरा है आपका डीकंपोजर। ठीक है, ये तीन चीज में ही ये बाइफरकेटेड है। अभी इसको मैं एक एक करके बताता हूँ। प्राइमरी वो होता है, प्रोड्यूसर होता है, मतलब कि इसके अंदर खुद की क्षमता होती है। जैसे प्लांट सनलाइट से, वाटर से, फूड से, ये खुद का फूड, खुद का ग्रोथ खुद ही करेगा। ठीक है, ये बायोटिक की बात हो रही है, जितनी भी बात होगी अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ एबायोटिक की बात हो रही है कि ये खुद का खाना खुद बनाएगा। अब ये जो कंज्यूमर रहते हैं,
कंज्यूमर के पास उतना पोटेंशियल नहीं रहता कि ये खुद का खाना खुद बनाए, इसीलिए ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वाला केस आ रहा है। अभी आपने बचपन में पढ़ा होगा फूड चेन। फूड चेन ये होता है कि एक पशु मतलब या फिर कोई एक स्पेशी वो दूसरे स्पेशी के ऊपर रिलाय करता है अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो एक चेन कंटिन्यू होते चला जाता है, उसी को आप बोलते हो कंज्यूमर। हाँ, फूड चेन बोलते हो आप उसको। ठीक है, अभी देखा जाए तो फिर देखो, अभी एक लो फ्रॉग, एक फ्रॉग है, ठीक है, एक स्नेक है और एक ईगल है, या फिर आप रैबिट ले लो यहाँ पे। तो फिर अभी रैबिट क्या करता है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहेगा। कोई भी प्लांट है, गाजर है, ये सब मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। तो फिर अब इसके बाद स्नेक आएगा, रैबिट को खा लेगा। ठीक है, तो फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट है। और वहीं पे फिर स्नेक आएगा ईगल के मुंह में, मतलब ईगल स्नेक को कंज्यूम करेगा, तो फिर ये आपका टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये एक फूड चेन है। ठीक है, इसको आप बोलते हो। अब ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका कंज्यूमर हो गया। अब कंज्यूमर के तीन हिस्से होते हैं जो जिसको मैक्रो कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। एक होता है हर्बीवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, मतलब आपके प्रोड्यूसर यहाँ पे आएंगे। कार्निवोरस, मतलब आपके कंज्यूमर यहाँ पे आएंगे जो एनिमल मीट ये सब खाते हैं, ये होगा। और ओमनिवोरस जो है वो हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पिग। अब आते हैं माइक्रो कंज्यूमर के बारे में। माइक्रो कंज्यूमर में देखो ये बहुत दिलचस्प कंसेप्ट है, फैगोट्रॉफ। फैगोट्रॉफ को मतलब नहीं है कि वो क्या चीज है क्या नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर होगा, मैं नहीं बोल रहा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, उसको अगर उसमें मिनरल मिल गया, न्यूट्रिएंट मिल गया, तो वो उसको चबा खाएगा। तो फिर ये आपका फैगोट्रॉफ है, मतलब वो इंजेस्ट करता है, मतलब खाता है, उसको उसके ताकत से मतलब, सोर्स ऑफ एनर्जी से मतलब है, ये आपका फैगोट्रॉफ है। फिर ऑस्मोट्रॉफ। ऑस्मोट्रॉफ मतलब इसमें ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आता है। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है कि सेमी परमेबल, उसको जो खाना चाहिए वो वही खाएगा, दूसरा कोई खाना नहीं खाएगा, मतलब कुछ मैटर को वो अलाउ करेगा, कुछ मैटर को वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ऑस्मोट्रॉफ। अभी जैसे कि आप कोई पानी पी रहे हो, ठीक है, अगर उसमें कुछ आता है, गर्दा धूल जो भी रहता है, तो फिर आप वो चीज हटा देते हो। ठीक है, फिर आप दूसरा पानी पीते हो, तो फिर वो क्या हो गया, आप कोई एक चीज सिलेक्टेड पी रहे हो। ठीक है, तो फिर वो ऑस्मोट्रॉफ हो गया। फिर सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब कि जैसे जो फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो फिर उसके ऊपर से जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको डीके करता है, ठीक है, सड़ाता है, गला देता है, तो वो आपका सेप्रोफाइट होता है। तो फिर अब देखो, अब मैंने फूड चेन की बात की थी, तो फिर देखो प्रोड्यूसर हुआ, कंज्यूमर हुआ, डीकंपोजर हुआ। अभी जैसे कि डीकंपोज होगा, तो ये डीकंपोज किस में होगा, प्लांट में होगा, मतलब सॉइल में होगा। सॉइल को मिनरल मिलेगा, अब सॉइल को जब मिनरल मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, प्लांट को देगा, एनर्जी आएगी। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से आपका एनवायरमेंट चलता है। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें देखो फिजिकल फैक्टर आता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। फिजिकल फैक्टर कैसे हो गए, टेम्परेचर, लाइट, ये सब हो गए। और फिर बाद में देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजिकल फैक्टर हो गए आपके जैसे लाइट हो गए, टेम्परेचर हो गए, ये आपके फिजिकल फैक्टर हो गए। और इनऑर्गेनिक आपके कुछ ऐसे रहेंगे जैसे कि वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो फिर ये इनऑर्गेनिक है। और वहीं पे जब ऑर्गेनिक की बात आएगी तो ऑर्गेनिक में आपका प्रोटीन आएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर रहेगा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, या फिर लिपिड आ जाएगा। तो फिर ऐसे सब चीजें एक्सेट्रा है ये सब, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। तो फिर इसमें तीन चीज में बाइफर्केशन है, कौन कौन से, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। ठीक है, अभी ये लिमिटिंग फैक्टर एक कंसेप्ट है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर है क्या, अभी देखो ये सब है, लाइट है, टेम्परेचर है, जो भी इधर जो चीज मेंशन है, आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब जो चीज मेंशन है, तो ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट के ग्रोथ में ये सपोर्ट देता है अच्छा खासा, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अभी लाइट लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि अब इनमें कुछ ना कुछ ऐसी खामियां आ जाएंगी जो बायोटिक कंपोनेंट के ग्रोथ को रोक देगी, तो इसी को आप लिमिटिंग फैक्टर बोलते हो। अभी जैसे अगर बात किया जाए तो लाइट, लाइट जो है ग्रोथ के ऊपर है, अगर लाइट अच्छी खासी है तो फिर ग्रोथ भी अच्छा खासा होगा, आप सब जानते हैं ये सब चीजों को। ठीक है, अगर लाइट हाई है, मतलब जैसे कि इंटेंसिटी उसकी अच्छी, तो ग्रोथ अच्छा होगा। वहीं पे टेम्परेचर, यूराथर्मल और स्टीनोथर्मल, इनमें से कैसा होता है कि कुछ प्लांट होते हैं जो मिनिमम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में ही रह पाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से यूराथर्मल और स्टीनोथर्मल है। अल्टीट्यूड कैसा है कि वर्टिकल जोन ऑफ वेजिटेशन है। ठीक है,
मतलब कि एक समय ऐसा रहेगा कि मतलब घने जंगल है, मतलब जैसे कि अगर बेस बेस पकड़ा जाए किसी चीज का, अगर माउंटेन है, अगर यहाँ पे बेस पकड़ा जाए तो फिर बेस पे आपको बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ट्री की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये आपका अल्टीट्यूड यहाँ पे आता है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो प्ले करता है रोल अपना, प्रोटीन लिपिड ये सब में। और इनऑर्गेनिक की अभी मैं बात किया था, रेनफॉल आपका वाटर प्रोवाइड करेगा, ये सब चीज। अभी ए बायोटिक कंपोनेंट का इकोसिस्टम पे फैक्टर कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो अभी जैसे ये लाइट की बात है, लाइट अगर हाई है, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो इसका ग्रोथ भी हाई रहेगा। अब जब इसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा तो फिर इसके जो पत्ते रहेंगे ना, ये शॉर्ट रहेंगे, छोटे रहेंगे और मोटे रहेंगे, ठीक है। जब ब्लू लाइट आती है, जब ब्लू लाइट आती है ना, एक मिनट, जब ब्लू लाइट आती है तो फिर ब्लू लाइट मतलब कि इधर प्लांट का ग्रोथ जो है कम रहता है, रेड लाइट में ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल रहते हैं ये इलोंगेटेड हो जाते हैं, वहीं पे यूवी रेस पे ड्वार्फ होते हैं, मतलब बौने। ये प्लांट प्लांट का रोल लेता है, लाइट इतना इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो स्नो है, स्नो क्या करेगा, स्नो एक कवर दे देगा, ठीक है, स्नो कवर देगा, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ को ना मतलब छोटे पीरियड के लिए कवर देता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। लेकिन जब फ्रॉस्ट आता है ना, जब फ्रॉस्ट आता है तो फिर वो क्या करता है कि जो भी मॉइस्चर है उसको रोक देता है, और उसके कारण जो है पेड़ खराब हो जाता है। अब नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है सॉइल में बहुत ही कम पाया जाता है, इसीलिए आप कभी भी देखो फर्टिलाइजर में NPK लिखा रहता है, तो फिर उसमें नाइट्रोजन आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। टेम्परेचर अभी मैंने बताया, एक यूराथर्मल है और एक स्टीनोथर्मल है, कैसे रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने हायरार्की के बारे में। अभी जैसे ऑर्गेनिज्म, आप बचपन से बहुत देखो, मतलब इंडिविजुअल कोई स्पेशी है उसको आप ऑर्गेनिज्म बोलोगे, मैं हो गया एक ऑर्गेनिज्म, आप हो गए एक ऑर्गेनिज्म, चिकन है कोई ऑर्गेनिज्म, कुत्ता है तो फिर वो एक ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे बनते हैं तो फिर वो आता है आपका पॉपुलेशन, मतलब कि कोई भी स्पेशीज, मतलब कम्युनिटी जो है इंटर ब्रीडिंग स्पेशी, मतलब जो सेम स्पेशी है वो पॉपुलेशन। आप बोलोगे ये पग मार्क क्या है? पग मार्क मतलब वो होता है कि जैसे कि कोई एक पॉपुलेशन हो, उसकी डेंसिटी को कवर कराने का ये एक मेथड है, ठीक है। इसके कारण आप पता कर सकते हो कि कौन सी डेंसिटी के, कौन से स्पेशी के कितने ज्यादा लोग हैं, कौन से एरिया में कितने ज्यादा हैं, कौन से एरिया में कितने कम है, वो एक वेराइटी आप पता कर सकते हो। अब कम्युनिटी की बात की जाए, कम्युनिटी कैसा है कि डोमिनेंट जो भी रहता है वहां पे आता है। अभी डोमिनेंट कैसे, एक एग्जांपल दे दूं अगर, तो फिर जैसे ग्रासलैंड, ठीक है, अभी जैसे सवाना, तो फिर वहां पे कैसे ग्रासलैंड बहुत ज्यादा है तो फिर वो वहां पे डोमिनेंट कम्युनिटी में आएगा। अभी इसके तीन बाइफर्केशन है, एक है आपका मेजर, दूसरा है माइनर, तीसरा है स्टेबल। मेजर क्या है कि ये लार्ज एरिया तक कवर करते हैं खुद को, और ये दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। और माइनर वहीं पे छोटे एरिया पे कवर करते हैं और अपने नेबर पे ये डिपेंड करते हैं, उनके इकोसिस्टम पे, ये इकोसिस्टम में मतलब उनके नेचर पे ये डिपेंड करते हैं। वही बात की जाए स्टेबल की, तो स्टेबल का मतलब ये है कि एक प्रपोर्शन, मतलब कि मान के चलो एक एक्स करके कोई एक स्पेशी है, इसका 40% ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, पिछले 3 साल से, तो फिर ये एक स्टेबिलिटी है इसकी। 3 साल से अगर लगातार एक ही रेशियो में या फिर लगभग, अभी जैसे 40 है तो 45 हो गया, 42 हो गया, तो एक ही रेशियो में अगर ग्रोथ होते जा रहा है तो फिर वो एक इसकी स्टेबिलिटी है। तो फिर ये आपका स्टेबल कम्युनिटी हो गया। इकोसिस्टम हम ऊपर से पढ़ते ही आ रहे हैं अभी कि क्या है, बाइफर्केशन देखा आपने। अब बायोम क्या होता है, देखो बायोम अगर आपने ज्योग्राफी में वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन पढ़ा है तो फिर बस वही है बायोम। बायोम मतलब ये है कि कोई क्लाइमेटिक फैक्टर, जियोलॉजिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, अगर ये 2-3 फैक्टर जो है अगर मिल के बनते हैं तो उसी को बायोम बोला जाता है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होती है तो फिर उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वहां पे स्पेशीज रिलाय करते हैं, ठीक है। और एक नहीं, काफी ज्यादा स्पेशीज रिलाय करते हैं, ठीक है। अभी जैसे बात करूं तो फिर टुंड्रा हो गया, टुंड्रा, ग्रासलैंड, ये सब क्या है, ये सब आपका बायोम ही है, ठीक है। अब बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर मतलब सब कुछ, एक पहाड़ से लेके डीप ओशन तक हर एक चीज इसमें कवर है, ठीक है। मतलब कि जहां पे लाइफ फॉर्म इंटरेक्ट करते हैं 3 चीज से, कौन सा, लैंड, वाटर, एयर। अगर ज्योग्राफिकल सेंटेंस बोला जाए तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर, ये 3 चीज, तो फिर ये आपका बायोस्फीयर वहां तक है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे इकोसिस्टम इसके अंदर लाई करते हैं। तो ये हायरार्की है।
बायोस्फीयर से आएगा बायोम, बायोम से जब ये छटेगा तो हो जाएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आएगा कम्युनिटी, कम्युनिटी के जस्ट बाद आएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आएगा ऑर्गेनिज्म। ये जितने कीवर्ड्स है ये आपको बारीकी से याद रखना है, ठीक है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा ना मित्रों, मैं बता रहा हूं आपके 2 मार्क्स घुस जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल नीचे के बारे में। अभी इकोलॉजिकल नीचे मतलब कि आपका पोजीशन क्या है। अभी जैसे कि एक ट्री है, एक ट्री है, अब उसी ट्री के अकॉर्डिंग, उसी ट्री के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई सरवाइव कर रहा है तो फिर वो कितने लेवल पे सरवाइव कर रहा है। जैसे एक चिड़िया है जो इतने तक की खा रही है, और एक चिड़िया है जो यहाँ तक चुग रही है, और एक चिड़िया यहाँ तक चुग रही है, तो फिर ये क्या है, इसका पोजीशन है। और इसके पोजीशन का एक क्या है टर्म कंडीशन, कि एक स्पेशी एक ही पोजीशन पे रहेगा, मतलब एक स्पेशी एक नीचे पे रहेगा, ठीक है। अभी जैसे कि अगर ए करके कोई चिड़िया है, अगर वो इतने तक चुग रही है या फिर अपना घोंसला बना रही है, रह रही है, जो भी है, तो फिर वो सिर्फ यहाँ तक ही रहेगी, ये इस जगह और इस जगह नहीं जाएगी, ठीक है। और उसी तरह अगर बी यहाँ पे तो फिर ये ए और सी में नहीं जाएगा, और सी है तो ए और बी में नहीं जाएगा। प्रॉपर पट्टीदारी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके खुद के फंक्शंस रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इधर कंजर्वेशन भी होता है वो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे है, देखो ये नीचे डिसाइड कैसे होगा। एक आपका हैबिटेट है, कि मतलब कौन कहाँ रह रहा है, किस पद पे रह रहा है और किस जगह रह रहा है, ये आपका हैबिटेट है। दूसरा है फूड नीचे, मतलब कि फूड के अकॉर्डिंग कोई इकोसिस्टम या फिर पोजीशन डिसाइड होती है, तो फिर वो आपका फूड नीचे होता है। और उसी के बाद अगर जैसे रिप्रोडक्टिव एक सिस्टम आता है, कि मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जगह मेट कर रहा है, ठीक है, और क्या वेदर है, क्या मॉनसून है, क्या क्लाइमेट में वो ज्यादा फ्री है, तो वो आपका आता है रिप्रोडक्टिव नीचे। और उसी के बाद में आपका आता है फिजिकल या फिर केमिकल नीचे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि टेम्परेचर, लैंड, स्लोप, उसका फेवरेबल जगह कहाँ है और वो कहाँ कितना ज्यादा सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है। तो फिर ये आपका हो गया इकोलॉजिकल नीचे। अब इकोटोन मैंने जंक्शन क्यों लिखा है वो बताता हूँ। आप कभी जा रहे हो किसी रास्ते से, या फिर बस आप जहाँ पे चेंज करते हो, या फिर ट्रेन जहाँ पे चेंज करते हो, तो वो जंक्शन है। मतलब आप एक स्टेशन से, मतलब एक प्लेटफॉर्म से आप दूसरी ट्रेन पकड़ रहे हो, तो फिर वो मतलब एक चेंज है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंग्रोव का अगर एग्जांपल लें, ये आपका टेरेस्ट्रियल सिस्टम हो गया, ये आपका एक्वाटिक सिस्टम हो गया, बीच में आता है आपका मैंग्रोव, ठीक है। ये वो भाई है जो बड़े भाई और छोटे भाई को जोड़ के रखता है। अब मैंग्रोव में देखो क्या मार्शी एरिया रहता है, टेरिटरियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल कैसा है कि इसमें प्रॉपर लैंड है, और इसमें एक्वाटिक में पूरा पानी है, तो फिर यहाँ पे मैंग्रोव में आपका मार्शी है, ठीक है। अभी जैसे एक और अगर इसको समझा जाए तो बहुत अच्छा एग्जांपल ये रहेगा, कि जैसे यहाँ पे फ्रेश वाटर आपको अच्छा खासा मिलता है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर आपको अच्छा खासा मिलता है, लेकिन मैंग्रोव में आपका ब्रैकिश वाटर आता है, ठीक है। तो फिर यही है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ऐसे ही लिंक्ड है, ठीक है। तो इकोटोन क्या है, बीच का एक जंक्शन है। अभी हम बात करेंगे इकोक्लाइन के बारे में, ठीक है। इकोटोन हमारा हो गया, अब बात करेंगे हम इकोक्लाइन के बारे में। अभी ये क्या है, ग्रेजुअल बट कांस्टेंट चेंज, मतलब इसमें भी चेंज है, लेकिन ये कैसा स्लो चेंज है एज कंपैरिजन टू इकोटोन, ठीक है। क्या बताया मैंने, इकोक्लाइन स्लो चेंज है एज कंपैरिजन टू इकोटोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो एक शार्प बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंग्रोव आपका एक बाउंड्री जैसा रोल प्ले कर रहा है, कि इसके एक तरफ टेरेस्ट्रियल है और एक तरफ आपका एक्वाटिक है, तो इसमें इकोक्लाइन में आपको वो चीज देखने नहीं मिलेगी। इकोक्लाइन में क्या रहता है, अभी जैसे कि मैं बोलूं तो फिर एक माउंटेन मान लो, माउंटेन मान लिए आप, अभी इसके बेस में जो है हाई डेंसिटी में पेड़ रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ रहेंगे। अब जैसे जैसे अभी मान के चलो यहाँ पे डेसिडियस है, डेसिडियस है, जैसे जैसे धीरे गए आप ऊपर, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर गए तो फिर यहाँ पे आएगा आपका टेम्परेट। अब जैसे जैसे और ऊपर गए तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉनिफेरस। अब इसके भी ऊपर गए तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे अल्पाइन, लीचेन, मॉसेस, ठीक है। ये मैं एक अल्टीट्यूड के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसमें इकोक्लाइन में एक चीज और रिलेट कर सकते हैं, थर्मोक्लाइन, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है उसमें। थर्मोक्लाइन में क्या होता है कि आपका ये वाटर है, ठीक है, ये आपका सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, वार्म रहेगा, सरफेस इसका वार्म रहेगा, ठीक है। और वहीं पे आप जितना डीप जाओगे
उतना इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे आपका कूलर सरफेस है, सरफेस नहीं, कूलर वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका वार्म वाटर है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, थर्मोक्लाइन है। मतलब धीरे धीरे आप जा रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल है लेकिन कांस्टेंट चेंज है, तो फिर यही है आपका इकोक्लाइन, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट आज का। आज के लेक्चर में आप इतना ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे के जो कीवर्ड्स हैं वो और दिलचस्प रहने वाले, ठीक है, उसको भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।